अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला आज जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा और दीगर की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए FBI को तहकीकात का हुक्म देने का फैसला गलत करार दे दिया है। जबकि फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने बीवी और बच्चों के एक्शंस और मामलात से भी बरीउज़्ज़मा करार दे दिया है और ये वाज़ेह किया गया है कि ना सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकता है और ना ही काउंसिल किसी जज की बीवी या अहले खाना के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अहम बात यह है कि ये वो केस है जिसमें वफाकी हुकूमत को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा है। पहले हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बैरून मुल्क 3 जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस दायर किया, मगर 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सदाती रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया और FBI को इनकी अहलिया की जायदादों की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, जिससे हुकूमत ने अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया था। जो पिटिशनर का केस था वो क्या था? पिटिशनर का केस था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम की नहीं है, मेरी बेगम साहिबा की हैं और बच्चों की है, इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, आप उनसे पूछें। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये जो बड़ी विक्ट्री है वो ये है कि हमारी ये बात तस्लीम कर ली गई कि नहीं जज साहब, ये अगर मनी ट्रेल नहीं आएगी तो फिर आप भी जवाब दें। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी कामयाबी करार दिया, मगर अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और दीगर की नजरसानी दरख्वास्तों को मंजूर करके FBI को इंक्वायरी के अहकामात का फैसला भी वापस ले लिया, जबकि आज तफसीली फैसले में इसकी मजीद वजाहत कर दी गई है। तफसीली फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई जज अपने इंडिपेंडेंट अहले खाना के मामलात पर जवाबदेह नहीं है। जज अपनी अहलिया और बच्चों के मामलात का जिम्मेदार नहीं होता। हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होता है और जब तक मुलवस होने के वाज़ेह सबूत ना हो, किसी और को किसी की गलती पर दूसरे को सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाज़ेह किया है कि जज समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अदलिया का एहतसाब भी जरूरी है, लेकिन यह एहतसाब कानून के मुताबिक होना चाहिए। फैसले में लिखा है कि जज के अहले खाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरेकार में नहीं आते, इसलिए मिसेस फाइज ईसा के टैक्स मामलात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर करना दुरुस्त नहीं था और ना ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और इनके बच्चों के टैक्स मामलात पर असखुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त है। अदालत ने फैसले में यह भी लिखा है कि टैक्स कमिश्नर इस्लामाबाद को यह इख्तियार नहीं कि वो 5 साल गुजरने के बाद टैक्स इंक्वायरी का हुक्म दे, मगर क्योंकि अदालत ने अपने पहले फैसले में टैक्स कमिश्नर को यह हिदायत दी थी, इसलिए वो ऐसा करने पर मजबूर हुए जो उनका इख्तियार नहीं था। अदालत ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि दरख्वास्त गुजार को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल सका। इसके अलावा फैसले में यह भी लिखा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया को नोटिस देकर दिफा का हक देना चाहिए था, मगर इस अहम तरीन मामले पर उन्हें समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम है। इस पर तफसील से वजीर कानून फारूक नसीम से बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का मामला भी सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत इस बात पर गौर करे कि अपील के हक का इनकार जिसके नतीजे में ताहयात नाअहली होती है वो मुतासरा शख्स के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी के साथ साथ इसके मुमकिना वोटर्स की भी बुनियादी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है। अदालत से यह भी दरख्वास्त की गई है कि ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए और इसका इतलाक ताहयात नाअहली के बजाय सिर्फ एक इंतखाबात पर होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फौजदारी निज़ाम कानून में भी हुकूमत की तरामीम पर एतराज़ात उठाए हैं और कहा है कि हुकूमत ने इस अहम मामले पर उनसे मुशावरत नहीं की है। इन तमाम मामलों पर तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशंस एक्सेप्ट करके पहले ही सेट असाइड कर दिया था और आज इसका तफसीली फैसला आ गया है। जो तफसीली फैसले में ग्राउंड्स दिए हैं रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करने के, और जो पहला फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का उसको सेट असाइड करने में, आप मुतमईन हैं उन ग्राउंड से? थैंक यू वेरी मच आपका। और ये जो मेरी आपसे बात हुई थी आज, तो आज का हम इंटरव्यू ऐसा रखेंगे कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लॉ मिनिस्टर तो हूँ, लेकिन पहले मैं एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हूँ और साथ साथ एक वकील हूँ। तो आप
के साथ न्यूट्रली हम इस प्रोग्राम में चलेंगे और बिल्कुल कोई पार्टी पॉलिटिक्स और लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट इस तरह की कोई बात नहीं होगी जी। एक तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का और जजेस का, और मैं खुल के उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि कोई पर्सनलाइज्ड किस्म के कोई इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि उन्होंने इसको एक टेक्निकली जो भी उनका व्यू है सही है गलत है वो बात दूसरी है। तो पहली बात तो मैं ये पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि विद द हाइस्ट रिस्पेक्ट, अभी तो खैर 4 जो लर्नड जजेस हैं उनका एक जजमेंट आना बाकी है, उसमें क्या होगा किस तरह लिखा जाएगा वन डज़ नॉट नो, देखते हैं इंतज़ार करते हैं। लेकिन विद द हाइस्ट रिस्पेक्ट, क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई है, देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। एक मिनट के लिए जूरिस्प्रूडेंस पे हम बात करते हैं, इस केस से हट के बात करते हैं। जजेस जो हैं वो अपने बेगम और बच्चों के जो एसेट्स हैं बिल्कुल जवाबदेह नहीं होंगे। तो क्या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं, सिटी कोर्ट के जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, सिविल जजेस हैं, डीजेस हैं, तो उनके लिए भी क्या ये पैराया होगा? क्या जो कलेक्टर कस्टम्स है, कमिश्नर इनकम टैक्स है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पट्टेदार हैं, मुख्तियारकार हैं, इस तरह के जो रेवेन्यू में काम करते हैं, तो उनके लिए भी फिर यही है कि उनकी जो बेगम हैं, बच्चे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स इंडिपेंडेंट हैं? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स तो सब हैं, पब्लिक सर्वेंट्स तो जज भी है और ये ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो? क्योंकि आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर दोनों पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो फिर उस कॉन्सेप्ट को कहाँ ले जाएंगे कि ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये डिवाइन ट्रस्ट है, जज होना सुपीरियर कोर्ट का, और उसको एक हायर पेडिस्टल पे होना चाहिए। हम देखिए काजी फैज़, जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, ये गलत परसेप्शन है, ना उनकी बेगम साहिबा के हैं ना उनके हैं। हम तो सिर्फ डे 1 से एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इन्फॉर्मेशन आगे कर दी, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं थी, आपने कलअदम कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ये कहा कि नहीं जी FBI इसकी इंक्वायरी करेगा। फिर साथ साथ ये अभी तो टैक्स कमिश्नर का फ़ैसला था, उसकी एक अपील होती है। तो क्या ये तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए फिर ये होगा कि वो कोई भी अगर टैक्स पेयर फ़ैसला दे तो वो 184 की रेट में आ जाए? और पहले इसी पॉइंट के हवाले से बात कर लेते हैं और उसमें फ़ैसला हो जाए। पहले इस पॉइंट पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब शॉर्ट ऑर्डर आया था तो उस वक्त भी एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि क्या इसका ये मतलब है कि जज की इंक्वायरी नहीं हो सकती, क्या उसके अहले खानों के हवाले से कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते? तो अब जो डिटेल जजमेंट है इसमें तो जगह जगह ये लिखा गया है, जैसे आपने भी कहा कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, और खासतौर पे लिखा गया है कि जजेस का भी एहतसाब हो सकता है, लेकिन वो कानून के दायरे में होगा, और जो राइट एक आम शहरी के हैं वही राइट जज के भी हैं और उसकी फैमिली के भी हैं। तो उन राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, एहतसाब सबका हो सकता है। ये तो वाज़ेह कहता है ये डॉक्यूमेंट, ये डिटेल जजमेंट। एक मिनट से साथ। अच्छा, इसीलिए विद हाइस्ट रिस्पेक्ट, एक्चुअली जितने भी लर्नड जजेस हैं, जो 4 लर्नड जजेस जिनका ये फ़ैसला आया है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये तो आप कह देंगे कि उनका एहतसाब होना चाहिए, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी उनकी जो बेगम हैं, बच्चे हैं, उनको आपने नहीं छूना है, उनसे किसी किस्म की कोई ना कार्रवाई हो सकती है, वो कोई जिसकी भी जो प्रॉपर्टी हो नहीं हो, एक्सप्लेन करे नहीं करे, ख़ुद कॉन्सिक्वेंस उसका अपना है। देखिए एक जूरिस्प्रूडेंस की बात है, अगर तो आप ये जूरिस्प्रूडेंस रख रहे हैं, अगर ये तय कर रहे हैं कि ऐसी जूरिस्प्रूडेंस होनी चाहिए सराखों पे, तो फिर सब के लिए भी करें। मैं सेनेटर हूँ तो मेरे लिए भी करें, मैं अपने बीवी बच्चों के जो एसेट्स हैं उनको क्यों एक्सप्लेन करूं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्यों एक्सप्लेन करे, तमाम जो कता कलामी की माज़रत चाहता हूं फरूक नसीम साहब, आपका मामला या वज़ीर आज़म का मामला इसलिए मुख्तलिफ है, उस पर रौपा अप्लाई होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट
जो कि किसी और पब्लिक ऑफिस होल्डर पे नहीं होता, ये पार्लियामेंटेरियंस पे होता है। अगर वो कानून होता तो फिर जाहिर सी बात है उनको एक्सप्लेन करना पड़ता अपने अहले खाना का भी। लेकिन ये जजमेंट जो कहती है वाज़े तौर पे कि अगर इंडिपेंडेंट है आपका स्पाउस या आपके अहले खाना, तो मैं ज़रा बता दूं कि उसमें उस हवाले से पैराग्राफ 40 है, पैराग्राफ 37 है जजमेंट का, जो ये बताता है कि कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बार बार सवाल हुआ, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहीं पे भी नहीं है कि किसी स्पाउस के बारे में अगर कोई मुबैना टैक्स इवेजन का मामला है तो जज उसका लाइबल होगा। ये कह रहे हैं कि वाज़े तौर पे हमने देखा और कोई इसका जवाब भी हमें नहीं मिला, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट में, कोड ऑफ कंडक्ट के किसी भी शिक में। अब आप सुनिएगा, बहुत ही देखें ये इशू है। अच्छा जी, क्योंकि मुझ पर तो रोपा अप्लाई होता है, क्योंकि जो पटवारी है उस पर भी कोई लॉ या रूल अप्लाई होता है, तो उसको अपने बीवी बच्चों के एसेट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको पता है कोड ऑफ कॉन्डक्ट में क्या लिखा हुआ है और उसकी जो जूरिस्प्रूडेंस है सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की, वो क्या है जो दुनिया जहां में तय हुई है? वो ये तय हुई है कि इनका स्टैंडर्ड और ऊंचा है अकाउंटेबिलिटी का। इनका जो स्टैंडर्ड है सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस का, द हायर द स्टेटस इज़ द हायर इज़ द अकाउंटेबिलिटी। तो यानी इनका स्टैंडर्ड रोपा से भी ऊपर होना चाहिए। इनका स्टैंडर्ड जो पटवारी तो नीचे ग्रेड का है, ये तो माशाल्लाह बहुत इनकी इज़्ज़त है, तकरीम है और है, मैं करता हूँ। तो यानी आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब यही है जो मैं कह रहा हूँ, अगर तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मतलब ये है कि नहीं जी, जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसका थ्रेशोल्ड नीचे है, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी ऊपर इसलिए है क्योंकि इनका स्टेटस ऊपर है। आपको पता है कि इनके पास कंटेम्प्ट की पावर है, आपको पता है कि इनसे कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता, इनको माय लॉर्ड कह के आप मुखातिब होते हैं, बड़ा इनसे डिस्टेंस रखा जाता है, तहजीब होती है। माशरे में बहुत ऐसे ज़बरदस्त हमारे जजेस गुज़रे हैं, चाहे वो जस्टिस अजमल मियाँ हो, जस्टिस कॉर्नेलियस हो, ये बड़ा मतलब आज भी इनके बारे में जब बात करते हैं आदमी कहता है वाह, फ़ख्र से सीना ऐसा होता है। तो हम तो ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट को जानते हैं जहां सुपीरियर कोर्ट्स के जो जजेस हैं, जी तो डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन पहले दिन से सवाल ये है कि क्या ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की हैं या उनकी फैमिली की है, और अगर उनकी फैमिली के नाम पर है तो क्या उनकी फैमिली इंडिपेंडेंट है, जो कि फाइज ईसा, मिसेस फाइज ईसा बार बार कह चुकी हैं कि मैंने अपने सोर्स ऑफ इनकम से ही ये सारे असासे जो है खरीदे हैं या उनके बच्चों ने खरीदे हैं। तो यहाँ पे तो वाज़े तौर पे जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो कि कनेक्ट करता है जज को उनकी फैमिली के एसेट से, तो फिर मामला आगे बढ़ सकता था ना, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं इस केस में। एक मिनट अब आपका पॉइंट आ गया। सुने वो क्या इशू है। अगर क्योंकि देखें अब ये खुल गया, अब आप ही सवाल कर रहे हैं और इशू यही था। अगर तो मैं बड़े एहतराम से उनका नाम ले रहा हूँ, अगर मिसेस फाइज जो हैं उनके पास मनी ट्रेल होती, वो अगर ये तमाम चीज़ें, और मेरा दिल यही चाहता था कि या अल्लाह ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर दें कि उनके पास ये पैसे कहाँ से आए, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ख़रीदी गई। और जो FBI की जो रिपोर्ट आई, जो कलअदम कर दिया, FBI का जो असेसमेंट ऑर्डर आया जो कलअदम कर दिया गया, वो सब ने पढ़ा, पब्लिक डोमेन में था, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सोर्स। वो सोर्स दे दें तो मैं आई विल बी द फर्स्ट वन जो कहूँगा कि बिल्कुल गलत हुआ और बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन अगर कोई साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज, हाईएस्ट उसकी समझे इज़्ज़त तकरीम होनी चाहिए, उनकी एहलिया के नाम लंदन में अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ये अनडिक्लेयर्ड थी अनडिक्लेयर्ड, देख लें, चेक कर लें, जजमेंट चेक कर लें, डिस्क्लोज नहीं की गई। उनकी मनी ट्रेल थी, नहीं। मनी ट्रेल का क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा जी मनी ट्रेल तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा, छोड़ दें मनी ट्रेल को, लफ्ज़ को छोड़ दें। क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ये कहाँ से पैसे आए? सिर्फ ये कहना कि मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ इज़ नॉट इनफ। तो अगर ये स्टैंडर्ड है कि कोई आदमी ये कह दे कि मैं अमीर ख़ानदान से हूँ और मुझसे इसमें भी देखें ना, 2 चीज़ें हुई ना, एक तो वो खुद आई एक्सेप्ट दैट
एक तो खुद वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, वॉलंटरीली पेश हुई, और वहां पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की अपनी सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से। फिर जब एफबीआर में मामला गया तो वहां पे भी उन्होंने दी। अब एफबीआर का एक वर्जन है, उनका वर्जन ये है कि मेरे एक तो घर की सेल थी, मेरी स्कूल की इनकम थी, और दूसरा जो वो कहती है कि उनकी जो एग्रीकल्चर इनकम थी उसको एफबीआर ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं कर रहा था, मानने के लिए तैयार नहीं था। तो ये तमाम बातें तो उन्होंने रखी ना एफबीआर के सामने भी और कोर्ट के सामने। ऐसा है ना, ऐसा नहीं देखें, बात देखें, जो सिर्फ ज़बानी बात है और जो डॉक्यूमेंट से बियॉन्ड है, उस पर यार आप इंटेलिजेंट या तो डिस्कशन करें ना। एफबीआर का असेसमेंट ऑर्डर आपने देखा है, हाँ या नहीं, आप बताएं। जी, क्या आपने उनकी रिव्यू पिटिशन पढ़ी है? क्या आपने उनकी जो ओरिजिनल पिटिशन है वो पढ़ी है? उनकी ओरिजिनल पिटिशन में, उनकी ओरिजिनल रिव्यू पिटिशन में, उनके किसी जवाब में, उनके एफबीआर के असेसमेंट ऑर्डर में या किसी चीज़ में आज दे दें, आज उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि मेरे पास ये इतने पैसे थे, इससे मैंने ये घर ख़रीदा और ये इनकम थी, और मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेज़ कि मैं अमेरिकन स्कूल में टीचर थी, अमेरिकन स्कूल से मुझे इतने पैसे मिले, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये सब नहीं आया। अगर तो वो आ जाता, अमेरिकन स्कूल में जो टीचर है उसकी क्या तनख्वाह होती है? देखिए, आप खुल के आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम इन नो मूड। बट डॉक्टर साहब देखिए, पहले दिन से आर्गुमेंट ये है, देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप भी जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो मिसेस सरीना ईसा के हवाले से आप बात कर रहे हैं। हमने पहले भी ये डिस्कशन की थी कि अगर ऐसा मामला था तो एफबीआर पहले तहकीकात करता, इन्वेस्टिगेट करता, उनको कोई नोटिस नहीं भेजा गया। आप लोगों ने डायरेक्ट रेफरेंस बनाया, वो भी जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके हस्बैंड के अगेंस्ट। तो ये हम जो सारी बात करें, ये तो एफबीआर को पहले देखना चाहिए था। सुने ना, अब एक मिनट, आप इंटेलिजेंट बात नहीं कर रहे, वो चीज़ तो कलअदम कर दी ना जी, अब तो खत्म ही हो गया, वो रेफरेंस तक कलअदम कर दिया। अब सुप्रीम में सुने ना यार एक मिनट, अब सुप्रीम कोर्ट ने वो भेज दिया एफबीआर के पास, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद कहा, उनके वकीलों ने कहा कि एफबीआर को भेजें, हमें सुना नहीं किया। भाई, जो आप कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए था, उनके खिलाफ उनसे पूछना चाहिए था। जब एफबीआर ने उनसे पूछा और एफबीआर ने जब ये ऑर्डर पास कर दिया कि जी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर तो वो बात तो पूरी हो गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें, दो स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। अगर तो आज से ये स्टैंडर्ड है कि जजों के ख़िलाफ़, उनके बेगम बच्चों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई बातचीत, इंक्वायरी नहीं होगी, जबकि उनका एक हायर स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे सारी रोपा शोपा जितनी भी चीज़ें ये कलअदम है, ये तो लोअर स्टैंडर्ड की बातें हैं। अब वो पटवारी है, उसके खिलाफ क्यों आप ना सिर्फ बीवी बच्चों के नाम कानून को सर जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अगर रौपा नहीं है तो हम रौपा अप्लाई कर दें या रौपा से ऊपर का भी कोई कानून अप्लाई कर दें जजेस और उनकी फैमिली पे, जबकि कोई कानून नहीं है। अब ये जजमेंट यही कहती है ना, मैं एक मिसाल दे देता हूं, जैसे इसमें कहा है कि ऑल सिटीजंस आर इक्वल। सर एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि एफबीआर वाला मामला जो था तो वो खत्म ही हो गया शॉर्ट ऑर्डर में, और आज उसकी वजाहत भी आ गई है। तो इसमें तो अब ये लिखा हुआ है ना कि एफबीआर ये केसेस नहीं देख सकता, इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं देख सकता, क्योंकि ये सारे केसेस जो मामला थे वो 5 साल पुराने हो चुके हैं, वो टाइम बार्ड हो चुके हैं। अब तो वो केसेस तो अब खुल ही नहीं सकते। ये राइट मुझे भी है, आपको भी है, हर किसी को है। अब आप दूसरी चीज, अब आप दूसरी बात कर रहे हैं ना, अब आप तो टाइम बार की बात कर रहे हैं इस फैसले के हवाले से। जी, दो बातें अलग अलग हैं। एक बात तो ये, भाई देखें ना, मसला ये है ना कि आप उस फैसले पे अगर ज़ोर ज़ोर से ये कहेंगे ये फैसला आ गया, मैं भी तो कह रहा हूँ ये फैसला आ गया है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये फैसला नहीं आया, तो फैक्चुअली आई एम सेइंग ये फैसला आया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फैसला विद द हाईएस्ट रिस्पेक्ट एट माय कमांड दुरुस्त नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। इससे पूरी जो कौम में जो अकाउंटेबिलिटी होनी है, पूरी कौम की अकाउंटेबिलिटी, तमाम पब्लिक ऑफिसर्स की, दे आर अंडर स्ट्रेस, दे आर अंडर जेपर्डी, विद ड्यू रिस्पेक्ट समझें। मैं आज भी दुआ करता हूँ कि ये अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें प्रॉपर्टीज़ का। हमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल कि ज़बरदस्ती किसी के ख़िलाफ़ कुछ किया जाए, नो नॉट एट ऑल। अच्छा, अब आप आते हैं टाइम बार पे। ऐसा है ना कि टाइम बार इज़ रेलेवेंट, सिर्फ रेलेवेंट होता है टैक्स के लिए। टाइम बार जो है ना किसी अकाउंटेबिलिटी के लिए, यानी अगर किसी अकाउंटेबिलिटी हो रही हो, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो रही हो, तो उसमें टाइम बार का कानून नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, जो इनकम टैक्स का जो कमिश्नर था जिसने जो टैक्स का असेसमेंट किया है, उसके अंदर उसने पूरा डिस्कशन किया है कि क्यों ये टाइम बार नहीं है।
अब उसकी अपील थी, कमिश्नर अपील के बाद अपील थी, फिर ट्राइब्यूनल में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये डायरेक्टली रिव्यू जुरिस्डिक्शन में रिट पिटिशन जैसे एंटरटेन कर ली हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट दुरुस्त नहीं है। देखें हम ये जो जजमेंट्स हैं ये प्रेसिडेंट्स हैं, ये कौम के लिए प्रेसिडेंट्स हैं। एक आदमी या खातून का बहुत रिस्पेक्टेबल है, उनका मामला नहीं है, इसको समझें आप। ये आपकी अपनी पॉलिसी ज़रूर होगी आपकी चैनल की या जो भी हो शराखों पे, लेकिन देखें पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं फारूक साहब, पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर लें, क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे बैठ के जो भी बात की, चैनल की पॉलिसी नहीं है, ये एक ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल जजेस का फैसला है। ये फैसले के हवाले से उसकी रोशनी में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ना मेरा कोई जाती इंटरेस्ट है, ना मुझे लगता है मेरे चैनल का कोई जाती इंटरेस्ट है। कोई चीज इस जजमेंट से हटकर मैंने आपसे सवाल किया हो या अपनी जाती राय शामिल की हो तो आप प्लीज आप मुझे बता दीजिए। अच्छी बात है नहीं, अच्छी बात है ना यार। देखो आपने क्लैरिफाई कर दिया, मैंने मान लिया, सही मैंने मान लिया। लेकिन आपका जो सवाल, जो नॉर्मली जो इंटेलिजेंट सवाल होता है, आज थोड़ा सा गलत मड़त था। आई एम सॉरी। मैंने तो जब जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस पे, उस वक्त भी आपसे कहा था कि मौक़िफ़ ऐसा लगता है जस्टिस काजी फाइज ईसा का दुरुस्त हुआ है, उस वक्त भी आपने उसको अपनी जीत करार दिया था। बट ऑब्वियसली आप तो क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है और कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं वन लाइनर आपको दूं जी? नहीं दो, मैं आपको वन लाइनर दूं। देखें वन लाइनर आपको दूं, देखें डिबेट कहाँ डिबेट है, अंडरलाइन डिबेट कहाँ है। बाकी तो ऊपर की चीज़ें। अंडरलाइन डिबेट ये है कि जो ओरिजिनल 7-3 में जस्टिस बंदयाल का फ़ैसला था वो ये था कि एक हायर पेडिस्टल पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट है। मैंने कहा था ये डिवाइन ट्रस्ट है, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुमलिकत में हैं। तो वहाँ का जो काजी है उसको अपने बेगम और बच्चों की जो प्रॉपर्टी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, तो उसका जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने वो बात एक्सेप्ट की और ये कहा कि अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे कि कौन से सोर्सेज से ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई थी, तो फिर ये पब्लिक परसेप्शन जो है वो बिल्कुल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के जुमरे से हिट हो जाते हैं। सही। हाउएवर रिव्यू में उन्होंने इसको उलट दिया बिल्कुल। तो नई जूरिस्प्रूडेंस है। अब क्योंकि जो तफसीली फैसला है डॉक्टर साहब, अब खत्म हो गई। आगे बढ़ते हुए ये बताइएगा, क्योंकि इस तफसीली फैसले पे आपने दो टोक कह दिया कि ये आपकी नज़र में दुरुस्त नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो अब क्या लाएमल होगा इसका? ये क्योंकि रिव्यू था तो कोई कानूनी, कोई लीगल ऑप्शन तो हुकूमत के पास नहीं है। ये मामला यहीं पे क्लोज समझें फिर? जी लीगल ऑप्शन तो बिल्कुल है। देखिए मैं अब बताऊं, 2-3 बातें हैं जी। लीगल ऑप्शन तो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो ये अवाम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाईएस्ट रिस्पेक्ट एट माई कमांड, ये जजमेंट उसके मुखालिफ है। और लिहाजा क्योंकि मुखालिफ है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में उन्होंने ये कहा है कि रिव्यू के बाद भी अगर कोई ऐसा फ़ैसला हो जो कि फ़ंडामेंटल राइट्स अवामुन्नास के मुखालिफ हो, तो आप इंफॉर्मेशन ले कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट अपने दानिस्त में फिर उसको उठाना चाहे तो दोबारा से उठा सकती है। इंडिया उसको क्यूरेटिव रिव्यू कहता है। मैं कहता हूँ ये क्यूरेटिव रिव्यू नहीं है। पाकिस्तान में नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसका नाम फ़रोग नसीम रखें या शहजाद इकबाल रखें, लेकिन जो एक एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हमने पहले से फाइल की हुई है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसका खुद अपने तौर पे नोटिस ले और डिसीजन ले ले। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो अपनी जुडिशल अकाउंटेबिलिटी को कहाँ रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, डॉक्टर साहब एक्सेप्टेबल है, जो भी सुप्रीम कोर्ट चाहे। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में मिलती है? कोई इसकी प्रेसिडेंस है पाकिस्तान में जिसको आप कह रहे हैं कि इंडिया में क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाता है? जी हाँ, पाकिस्तान में उसको क्यूरेटिव रिव्यू नहीं कहते। पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाए सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि रिव्यू के बाद भी कोई ऐसा जजमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है, बुनियादी तौर पे वो गलत है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर भी करेक्ट कर सकता है। कम से कम पाकिस्तान के अपने सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस बाकर का अपना जजमेंट है, कोई 5-7 जजमेंट्स ऐसे मौजूद हैं, और इंडिया में उसी चीज़ को क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाता है। और इंडिया के अपने जजमेंट में लिखा हुआ है कि इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप उसका कोई भी नाम लें, चाहे उसको क्यूरेटिव रिव्यू कहें। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 5-6 ऐसे जजमेंट हैं, मुझे ब्रेक लेना है, 5-6 जजमेंट हैं पाकिस्तान में ऐसे, आप कह रहे हैं प्रेसिडेंस है? ओके ठीक है, एक ब्रेक के बाद क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो तरमीम की गई हैं, जो प्रपोज की गई हैं, उस पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़रूक नसीम, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर। डॉक्टर साहब, बड़ा एक्सटेंसिव काम किया आपने और आपकी टीम ने। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो सिफारिशात हैं वो सामने रख दी गई हैं। इसकी तफसील कुछ आप बता भी चुके हैं। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुक्ता नज़र है वो कहते हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की इतने अहम कानून पर। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाएं, ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं, लेकिन कह रहे हैं हमसे मुशावरत नहीं की गई। लेकिन माजी में आप कह चुके हैं कि मुशावरत आपने वकला से करके ही इस बिल को इन कानून को तब्दील किया है। हमने ऐसे किया था कि पता नहीं सिक्स सेंस मेरा ये कह रहा था, हालांकि मैं फ़ोन वगैरह कर रहा था, लेकिन फिर मैंने इन राइटिंग उनसे कमेंट्स मांगे, और ना सिर्फ मैंने इन राइटिंग वो बाकायदा मैंने फिर एक लेटर लिखा। मैंने नहीं, लॉ मिनिस्ट्री ने लिखा उसकी, चलो उस वर्डिंग से मैं इतना अग्री नहीं करता, हमारी मिनिस्ट्री ने अब लिखा। उसके अंदर उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान बार काउंसिल से, तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस इस मुल्क की, तमाम प्रोविंशियल बार काउंसिल से ख़त लिख के पूछा, इतने मोटे मोटे थद्दे के थद्दे भिजवाए कि बताइए आपका कोई कमेंट्स हो तो आप बताएं, हम उसको उस तरह करें, हमारे साथ मुशावरत करें। लेकिन आज तक उन्होंने हमें किसी किस्म की अपनी बेहतरीन आरा से बिल्कुल मुस्तफ़ीद नहीं किया। तो अब या तो ये था कि मैं फिर क्या करता, अब आप बताइए। अब लेटर ही लिखना था या फ़ोन ही करना था, तो वो लेटर लिख के मैंने, वो डॉक्यूमेंटेड है सारा। तो एक तो ये बात गलत है कि मुशावरत नहीं की गई। फिर उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि आपने पार्लिमानी कमेटी से नहीं पूछा। जी, जिसने भी वो ख़त लिखा है, देखिए मैं बता दूं स्ट्रेट, भून साहब अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं, वो सेक्रेटरी भी अच्छे हैं जिन्होंने वो लेटर लिखा है। लेकिन मेरे ख्याल उन्होंने ड्राफ्ट सही नहीं किया, उन्होंने ख़ुद नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज़ी भी सही नहीं उस लेटर की। तो उसके अंदर जब उनको, क्या सबको पता है और भून साहब को पता है कि पार्लिमानी कमेटी में जब जाएगा, जब ये टेबल होगा नेशनल असम्बली में, फिर कमेटी में जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा, फिर वहाँ की पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा। तो ये क्योंकि भून साहब अच्छे आदमी ना, तो किसी दोस्त ने उनसे कहा होगा कि ऐसे लिख दो ताकि फ़रूक साहब को हम नीचा दिखाएं, तो उन्होंने वैसे कर दिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में भून बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, और आज कर लें, आज बता दें क्या उसमें गलती है, कोई गलती तो बताएं। तो क्या इस वक्त एतराज़ सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस हवाले से बात की जाती है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा हो कि आपको एक तो फौरी इंसाफ मिले। हमारे यहाँ ताख़ीर बहुत होती है। अब इसमें आपने कहा है जो क्रिमिनल केसेस हैं वो 9 महीने में कंक्लूड किए जाएंगे। FIR अगर नहीं होती है तो SP जो है मुतालिका, उसके पास मामला जा सकता है, अदालत के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी सारे तब्दीलियाँ हैं जो कि की गई हैं। तो नुक्ता एतराज़ कहाँ पर आ रहा है? कोई नुक्ता एतराज़ नहीं है। वो मेरे ख़्याल में मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाज़ ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने शायद, वो भून साहब के भी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार ज़रा सही है, फ़रूक साहब को गंदा करते हैं, इमरान ख़ान को गंदा करते हैं, ये क्रिमिनल रिफॉर्म होने नहीं देते, ताकि कोई इनको क्रेडिट फ़रूक साहब को और इमरान ख़ान को मिल ना जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो और ये बताइएगा कि कैसे ये जो तब्दीलियां हैं ये मददगार साबित हो सकती हैं कि एक तो शफाफियत हो, जो इंसाफ हो उसमें ट्रांसपेरेंट हो, और दूसरा फौरी इंसाफ मिले। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे भी मुकदमात हैं जो जब ट्रायल स्टेज पे जाते हैं या ट्रायल के बाद अपील स्टेज पे जाते हैं कि कोई शख्स जो है वो उस दुनिया में नहीं होता, उसके बाद उसके इसका फैसला आ रहा होता है। तो कैसे इसको एफिशिएंट बनाएगा इस निज़ाम को? थैंक यू शहजाद, ये बड़ा पॉइंट का आपने सवाल किया। देखिए, पुराने जितने कवानीन थे, चाहे वो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस था, कंपनीज़ एक्ट था, नैब का कानून था, बैंकिंग का था, उसमें ये लिख तो दिया जाता था कि जी इसका फ़ैसला 1 महीने में कर दें, 2 महीने में कर दें, लेकिन कभी होता नहीं था। तो एक तो हमने रियलिस्टिक टाइम रखा, इसको 9 महीने हमने लिखा ट्रायल को, जबकि हमारे यहाँ एक आध लोग कह रहे थे नहीं इसको 6 महीने कर दें, 4 महीने कर दें, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं, 9 महीने रियलिस्टिक है। फिर उसके अंदर जो कैच है वो क्या है? वो कैच ये है कि 9 महीने में अगर आप ट्रायल कोर्ट इसका फ़ैसला नहीं करेगा तो वो बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन देगा, हमें नहीं, हाई कोर्ट को देगा। हाई कोर्ट को, क्योंकि 203 में हाई कोर्ट की सुपरविजन है, हाई कोर्ट को ये बताएगा कि ये वजूहात थी कि आई वॉज नॉट एबल टू कंक्लूड द ट्रायल, 9 महीने में मैं उसको कंक्लूड नहीं कर सका। और अगर वो एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर नहीं होंगी तो हाई कोर्ट फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करेगा ऐसे ट्रायल कोर्ट के ख़िलाफ़, ट्रायल जज के ख़िलाफ़। फिर साथ साथ ट्रायल कोर्ट को ये हमने एक फैसिलिटी दी कि 3 दिन से ज़्यादा आप एडजमेंट नहीं देंगे,
और कॉस्ट लगाएंगे अगर कोई जो है वो सही आपकी मुआवनत नहीं करता, और आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ फैसिलिटेट नहीं हो रही, फ़लाँ गवाह नहीं आ रहा या फ़लाँ चीज़ नहीं है, यानी पूरे सिस्टम को प्रोएक्टिव कर दिया गया है। साथ साथ कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो उस पर भी कैद भी है, 5-5 लाख रुपए उस पर जुर्माना भी है। SHO की तालीमी मेयार बढ़ा दिया, उसको SI होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। साथ साथ फोरेंसिक्स को बहुत तरजीह दी है, जो दुनिया जहां में जो क्रैक वीडियो और ऑडियो एविडेंस को हो रहा है। अब जैसे हमारा हिट एंड रन का केस था जी, हिट एंड रन का केस था। हिट एंड रन में ये होता है कि अगर तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मेकर ऑफ द वीडियो नहीं आएगा तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने इसको अनडू कर दिया है इस प्रिंसिपल को, और ये कहा कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ऑथेंटिक है, आप ऑथेंटिसिटी उसकी चेक कराएं तो वो एडमिसिबल है, आप उसको शामिल एविडेंस रख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इतनी ज़बरदस्त इसकी अमेंडमेंट्स है, प्ली बारगेन का कॉन्सेप्ट है, और क्या कुछ नहीं है इसके अंदर। कोई 750 अमेंडमेंट्स हैं इसकी सारी मिला के, सब सेक्शंस मिला के, और हर एक में एक कॉन्सेप्ट पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये जरा प्ली बारगेन को एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर मुझे एक और इशू पे बात करनी है कि प्ली बारगेन के ऊपर तो वैसे भी जब ये नैब में, क्योंकि पहले ही था ये ऑप्शन, तो उस पर तो बड़ी तनकीद की जाती है। वो यहाँ से फ़र्क है, कम्प्लीटली फ़र्क है। एक तो ये कि रिपीटर के लिए, यानी एक आदमी जो सेकंड टाइम ऑफेंडर हो तो प्ली बारगेन उसके लिए नहीं है, प्लस 7 साल से ज़्यादा की सज़ाएं उसके लिए नहीं है, और तो बच्चों के क्राइम के लिए नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान की है उसके लिए ये प्ली बारगेन नहीं है। और होगा ये, या जब एग्ज़ाम्पल किसी को 3 साल कैद की सज़ा है और जज जो है वो ये देखता है कि अच्छा जी ये ठीक है, इसका कॉम्पनसेशन इसने दिया, या ये सर्कमस्टांसेस है, ये इसके साथ जो कंप्लेनेंट है उसके साथ कोई पार्शल पूरा राज़ीनामा है नहीं है, उसका पूरा पराया दिया हुआ है, मैं इतनी जल्दी ये बता नहीं पाऊँगा, तो उसको से फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 साल की जगह 1.5 साल कर देगा, 2 साल कर देगा, स्पेंट सेंटेंस कर देगा। तो यानी एक मिक्स बैग है, वो ऐसा नहीं है कि इतने पैसे दिए छुट गए। और इसकी पूरी ये एक जूरिस्प्रूडेंस दुनिया जहाँ में ये डेवलप हो चुकी है, और हमारे यहाँ जो इतने सारे जो तादाद है मुकदमात के, इनमेट्स हैं, प्रिजनर्स हैं, वो सारे एकदम से कम हो जाएंगे, ताकि जो संगीन जराइम के केसेस हैं सारा सिस्टम, चाहे पुलिस हो, वकील हो, अदालत हो, उस पर फोकस करे। ठीक है फ़ारूक साहब, एक और मैं ब्रेक लूँगा और इसके बाद हम बात करेंगे 62(1)(f) के हवाले से। ये दरख्वास्त गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कि इसको दोबारा देखा जाए, जो ताहयात नाअहली का मामला है वो सिर्फ एक इलेक्शन तक महदूद रखा जाए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर वर्डिक्ट है, और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात होगी, लेकिन पिटिशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एहसन बून साहब ने जो दी है उसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि ताहयात नाअहली के जो असूल का इतलाक है वो एक तो सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात पर किया जाए, और उसका इतलाक सिर्फ एक इंतखाबात पर होना चाहिए, ताहयात नहीं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि अगर 184(3) के तहत आप किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसके पास अपील का हक नहीं है, जो कि उसके बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है और उसके वोटर के बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है। तो क्या कोई गुंजाइश है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है, उसके ऊपर नजरसानी की जाए? देखिए, मैं तो पहले ये बिलीव करता हूँ कि नज़रसानी का इख्तियार तो हमेशा रहता है और होना चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ है तो बिल्कुल उसको करेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो जस्टिस बंदियाल का फ़ैसला है, मेरे ख्याल में सनाउल्लाह उसका नाम है, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि 62(1)(f) की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात है, मेरे ख्याल में फ़ैसला बिल्कुल सही है। और उसके अंदर और भी बड़े ज़बरदस्त जजेस थे, और मेरा नहीं ख्याल कि फ़ैसले में कोई ज़रा सा भी कॉन्ट्रडिक्शन है या झोल है जिसमें ये कहा जाए कि ये कोई रिव्यू इसकी होनी चाहिए, बल्कि एक तरह का ये क्यूरेटिव रिव्यू है ना, क्योंकि उसकी तो वो भी डिसमिस हो गई है, रिव्यू जो मेन फ़ैसला था जस्टिस बंदियाल का, उसकी रिव्यू डिसमिस हो गई है। तो ये उसी तरह का इन्होंने कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट बार में कि 184(3) की पिटिशन लगा के ये कहें कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप इसको कंसिडर करें और पुराना वाला जजमेंट रिकॉल करें। लेकिन मुझे जान नहीं लग रही मेरिट्स पे, बिल्कुल जान नहीं लग रही। इसका ये तोड़ नहीं है जो उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं, इसका कोई और तोड़ है, ये तोड़ नहीं है। तो मुमकिन है कि 2 क्यूरेटिव रिव्यूज़ जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस वाला, और ये अगर एक्सेप्ट हो जाता है जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की।
एक तो मैं गुजारिश करूँ ना कि इसको क्यूरेटिव रिव्यू ना हमारी वाली को क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाए, ना इनकी नाम तो आपने कहा ना कि डजंट मैटर क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाए, ये है। जी हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं ये नाम क्यूरेटिव रिव्यू, नहीं। अच्छा, बात सही है, वो तो ये तो ईज़ ऑफ रेफरेंस के लिए लफ्ज़ क्यूरेटिव रिव्यू है। मेरे ख्याल में हमारी वाले में तो मुझे लगता है जान है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट बार ने दी है, मुझे उसमें जस्टिस बंदयाल के जजमेंट में कोई झोल नज़र नहीं आया, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें उन्होंने ये पॉइंट लिया है कि ये एक इलेक्शन तक होना चाहिए, तो 62(1)(f) में कहाँ लिखा हुआ है कि ये एक इलेक्शन तक होना चाहिए? तो ये बात मुझे अपील नहीं कर रही। इसका ये इलाज नहीं है, इसका इलाज कुछ और है, वो शायद उन्होंने नहीं लिया। तो बहरहाल एक तो उसमें कहा था कि पार्लियामेंट ने जो है इसको ओपन छोड़ा हुआ है, कोई उस पर कदगन नहीं लगाई है, जैसे आर्टिकल 63 में है, जहां कहीं पे 5 साल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में। तो लेकिन एक जो प्रिंसिपल की बात की जाती है वो ये है कि अगर कोई संगीन जुर्म भी करता है तो उम्र कैद की सजा होती है 14 साल की, और उस पर क्योंकि आपको रिग्रेट भी हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप डिसऑनेस्ट करार दिए जाते हैं, सादे कमी नहीं है, तो यू आर फॉर लाइफ, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते अपना इस फैसले को। बताऊं सर जी, मैं यही आपको बताऊं ना, देखें 62, 63 में जहां भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की है वो कर दी है। फ़लाँ चीज़ के लिए 3 साल, 2 साल, बल्कि एक जगह ये भी है 2 साल तक नहीं होगा। तो इसी तौजीह पे फिर उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि क्योंकि यहाँ 62(1)(f) में कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, इसलिए ताहयात है। अच्छा, अब अगर टाइम लिमिट देनी है तो जजमेंट से तो टाइम लिमिट नहीं दी जाएगी ना। जजमेंट तो बिल्कुल दुरुस्त है, जजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, कम से कम जो मैंने पिटिशन पढ़ी है उसमें तो एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आदमी ये कहे कि हाँ जी मेरिट में बड़ी जान, मेरिट है बड़ी जान। एक और इशू फरूख साहब आपसे बात करना चाहता था। शहजाद अकबर साहब ARU को हेड भी कर रहे थे, वज़ीर आज़म के मुशीर भी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनकी जगह मुसद्दिक अब्बासी साहब जो है SAPM आ गए। तो ज़रा बताइएगा कि शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मुल्क का लूटा हुआ पैसा भी वापस आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जो था नैरेटिव भी वो इसी पे बेस करता था। क्यों वो कामयाब नहीं हुए, और 1-1.5 साल में कैसे अब ये नए साहब कामयाब हो जाएंगे कि मुजरिमों को सज़ा भी मिल जाए और इसके अलावा पैसा जो लूटा गया था वो भी वापस आ जाए? मैं आपको थोड़ी देर में ना शहजाद अकबर का भी और मुसद्दिक अब्बासी का भी टेलीफोन नंबर टेक्स्ट कर दूंगा, आप उनको फ़ोन मिलाएं, उनसे पूछें, वो आपको सही बताएंगे। मैं तो ऐसी क्याफा होगा, प्रिजम्पशन होगा। नहीं, लेकिन कानूनी तौर पे आपको लगता है कि केसेस जो गए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे और शायद आपकी टीम ने सही नहीं लड़े, या केसेस में जान ही नहीं थी? हाँ, मेरे ख्याल में बाज़ केसेस तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए, केस की मेरिट बड़ी होती है। अगर कोई लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं तो लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, या वो प्रॉपर्टीज़ असर नौ गायब कर दीजिए। इसी तरह बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि वो एविडेंस कैसे अनफोल्ड होती है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि केस तो बनता है लेकिन फिर वो एविडेंस अनफोल्ड क्या हो गई, अदालत में क्या एविडेंस आएगी, वो डिटर्मिन करेगी कि वो किस तरफ केस जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ मिनिस्टर डॉक्टर फ़रूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से हमने बात की इनसे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।